130 परिवारों को 300 साल बाद गिद्धेश्वर शिव मंदिर में घुसने दिया गया। दलित कम्युनिटी के अगेंस्ट लगभग 57,000 क्राइम रिकॉर्ड होते हैं, यानी हर दिन औसतन 158 केसेस। आईआईटी बॉम्बे में एक दलित स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। कभी फ्लैट लेने जाओ किसी दलित या ओबीसी के नाम से, हाउसिंग सोसाइटी पोलाइटली मना कर देती है। जब मेट्रो मैनल साइट खोलते हैं तो हर जगह कास्ट फिल्टर बाय डिफॉल्ट आता है। ये जातिवाद भारत की सीमाएं पार कर गया है। हमने इसे टेक के साथ एक्सपोर्ट कर दिया है और अब ये फॉरेन लैंग्वेज में भी कास्ट पूछने लगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे नेता को ये कहते हुए सुनता हूँ कि जातिवाद तो अंग्रेजों की देन है। रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद आरक्षण को जातिवाद की जड़ बताने लगते हैं। शंकराचार्य जी ये तक कह देते हैं कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है। ऐसे ही इटावा की घटना का बागेश्वर बाबा ने विरोध तो किया, पर एक पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि जातियाँ रहनी चाहिए। एक तरफ तो ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर कहते तो हैं सभी हिंदू एक हो जाओ, जात पात जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। ये घृणा सिर्फ जीते जी नहीं, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। जब हम आतंकवाद सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? धार्मिक कट्टरता, मासूमों की हत्या, डर का माहौल। जैसे कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने सबसे पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद पूरा देश एकजुट हो गया। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा और सरकार ने तुरंत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और ये प्रतिक्रियाएं बिल्कुल ज़रूरी थी, क्योंकि जब कोई केवल अपनी पहचान के कारण मारा जाए तो चुप रहना मतलब अन्याय का समर्थन करना होता है। लेकिन एक और आतंकवाद है जो इस देश में हर दिन घटता है, हर गली, हर गाँव, हर शहर में। ना कोई न्यूज़ चैनल से ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है, ना कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है और न ही सरकार कोई सर्जिकल स्ट्राइक करती है। और इस आतंकवाद का नाम है जातिवाद। अब कुछ लोगों को मेरी ये बात एक्सट्रीम लग सकती है कि कैसे मैंने इसे आतंकवाद कहा, ये तो एक सामाजिक समस्या है। तो चलिए ज़रा आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल दलित कम्युनिटी के अगेंस्ट लगभग 57,000 क्राइम रिकॉर्ड होते हैं, यानी हर दिन औसतन 158 केसेस, जिनमें से तकरीबन 4200 मामले केवल रेप से जुड़े हैं। और इसी साल पश्चिम बंगाल में 130 परिवारों को 300 साल बाद गिद्धेश्वर शिव मंदिर में घुसने दिया गया। तो जब एक पूरा सिस्टम किसी को सिर्फ उसकी पहचान के कारण हर रोज़ कुचलता हो, तो क्या वो सिर्फ एक सामाजिक समस्या है? नहीं, आतंकवाद सिर्फ बम या बंदूक से नहीं होता। टेरर का मतलब होता है डर पैदा करना, और जातिवाद वही करता है। वो बच्चे जो स्कूल में छुए नहीं जाते, वो लोग जिन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, वो महिलाएं जिन्हें आज भी सिर्फ उनकी जाति के नाम पर नर्क झेलना पड़ता है, क्या उनके जीवन में डर नहीं है? तो जब किसी सोच में डर हो, बहिष्कार हो, हिंसा हो, तो उसे सिर्फ परंपरा नहीं, आतंकवाद कहा जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे अगर जातिवाद वाकई इतना बड़ा आतंक है तो फिर संविधान और कड़े कानूनों के बावजूद ये आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? बात शुरू होती है मानसिकता से। कास्ट सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि एक सोच है जो बचपन से हमारी परवरिश, हमारी भाषा, यहाँ तक कि हमारे हाव भाव में भर दी जाती है। जब कोई बच्चा सुनता है हम ऊंची जाति से हैं या उनसे दूर रहो वो नीची जाति के, तो उसे सोसाइटल रूल नहीं बल्कि मॉरल ट्रूथ समझने लगता है, और फिर यही सोच आगे काम करती है, चाहे आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो या व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन बात सिर्फ सोच की नहीं है, बल्कि उस धार्मिक चुप्पी की भी है जो कास्ट को एक डिवाइन स्ट्रक्चर बताकर बचा लेती है। पिछले महीने इटावा में एक व्यक्ति कथा सुनाने गया तो उसकी जाति पूछी गई। उसने बताया कि वो यादव है। फिर उसे रात भर टॉर्चर किया गया, सिर मुंडवा दिया गया और उसके ऊपर यूरिन का छिड़काव किया गया और कहा गया कि अब तू शुद्ध है। आज भी हमारे समाज में कई रिलीजियस लीडर, कथावाचक और संस्थाएं जातिवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हैं, बल्कि उल्टा से धर्म का हिस्सा बताकर बचा लेते हैं। तो जब इनजस्टिस को सैक्रेड बना दिया जाए तो समाज उसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं समझता। अब अगर मेंटालिटी बनी हुई है, रिलीजियस साइलेंस उसे जस्टिफाई कर रही है, तो राजनीति कहाँ पीछे रहेगी? कास्ट अब सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक इलेक्टोरल टूल किट बन गया है। हर इलेक्शन में वोट बैंक बनते हैं, कैंडिडेट की कास्ट पब्लिक की जाती है और पार्टीज ओपनली जाति के नाम पर डिवाइड करती है, क्योंकि उन्हें पता है आज भी एक बड़ी आबादी वोट डालने से पहले उम्मीदवार नहीं उसकी जाति देखती है। तो जब ये तीनों पिलर जातिवाद को सपोर्ट कर रहे हो तो सिर्फ संविधान बना देना या कानून लिख देना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि कानून अगर दीवार है तो ये सोच, ये मौन और ये सत्ता हर दिन उस दीवार को गिराती है। अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि जातिवाद नहीं होता, खासकर शहरों में तो, क्योंकि अब सब मॉडर्न हो गए हैं। लेकिन कभी फ्लैट लेने जाओ किसी दलित या ओबीसी के नाम से, हाउसिंग सोसाइटी पोलाइटली मना कर देती है, कहते हैं कि ऑलरेडी रेंट पर दे चुके हैं, लेकिन असल वजह होती है सरनेम। कॉलेज कैंपस में भी कास्ट क्वाइटली काम करती है। आईआईटी बॉम्बे में एक दलित स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका क्लासमेट उसे जाति के नाम से चिढ़ाता था। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, देश के कई कॉलेजों में दलित स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए, हम सब एजुकेटेड हैं, टेक जॉब करते हैं,
लेकिन जब मैट्रिमोनियल साइट खोलते हैं तो हर जगह कास्ट फिल्टर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। पार्टनर की कास्ट प्रेफरेंस बताना ये प्रेफरेंस नहीं, डिस्क्रिमिनेशन का मॉडर्न वर्जन है। ये वही पुराना जातिवाद है, बस नए लिबास पहन कर आई है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये जातिवाद भारत की सीमाएं पार कर गया है। हमने इसे टेक के साथ एक्सपोर्ट कर दिया है। 2020 कैलिफोर्निया में सिस्को कंपनी के एक दलित इंजीनियर ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसके इंडियन मैनेजर कास्टियस बिहेवियर कर रहे हैं, और ये अमेरिका का पहला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केस बना। 2023 में सिएटल अमेरिका का पहला शहर बना जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया। कनाडा की यूनिवर्सिटीज अब कास्ट को एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में शामिल कर रही है, यानी अब ये एक ग्लोबल इशू बन गया है और अब ये फॉरेन लैंग्वेज में भी कास्ट पूछने लगा है। और मुझे तब हैरानी होती है जब मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे नेता को ये कहते हुए सुनता हूँ कि जातिवाद तो अंग्रेजों की देन है। उनका दावा है कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार जातिगत जनगणना की और तभी से ये ऊंच नीच की व्यवस्था शुरू हुई। A British census commissioner, his name was Herbert Risley, who has under 1861 the census started, and in 1901 he divided the Hindu society into caste, 2,378 caste, then keep on increasing caste. लेकिन फिर वही त्रिवेदी जी एक दूसरे मंच पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कबीर का दोहा पढ़ते हैं, और दोहा भी कौन सा पढ़ते हैं जिसमें कबीर खुद जातिवाद का विरोध कर रहे होते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहे दो म्यान। अब जरा आप ही सोचिए, अगर अंग्रेजों से पहले जातिवाद था ही नहीं तो फिर कबीर जो अंग्रेजों से 400 साल पहले वे किसका विरोध कर रहे थे, और अगर वो जातिवाद के खिलाफ बोल रहे थे तो फिर ये कहना कि जातिवाद अंग्रेजों की देन है, ये घोर दोहरापन है। सच तो यह है कि जातिवाद अंग्रेजों से बहुत समय पहले से मौजूद था। शुरुआत में वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, पर जैसे जैसे समाज जटिल होता गया मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इसे जन्म आधारित बना दिया गया। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म से नहीं जन्म से तय होने लगी, और धीरे धीरे हर वर्ण स्थायी, बंध और वंशानुगत समुदाय में बदल गया। यहीं से जाति की नींव रखी गई। फिर अनुलोम प्रतिलोम विवाह से जन्मी संतानों को संकर जातियों में ढाल दिया गया, और साथ ही व्यावसायिक गिल्ड्स, जनजातीय समावेश और क्षेत्रीय विषमताओं ने इसे और भी कठोर और बटा हुआ बना दिया। जैसे जैसे ये व्यवस्था कठोर होती गई, हर जाति के लिए स्थायी पेशा, स्थायी सामाजिक दर्जा और अस्पृश्यता जैसी आम मानवीय परंपराएं जन्म लेती गई। वर्ण अब सिर्फ ग्रंथों तक सीमित रह गया और समाज में असली पहचान बन गई जाति, और इस पहचान के साथ जुड़ गई भेदभाव की आम मानवीय परंपराएं। कई मंदिरों में घुसने से रोका गया, कहीं कुएं का पानी तक छूने नहीं दिया गया, और कहीं जैसे त्रावणकोर आज के केरल में ब्रेस्ट टैक्स लगाया गया, जहाँ निचली जाति की महिलाओं को शरीर ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। यानी ये जहर सदियों से फैल चुका था। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जातिगत जनगणना की और इसका फ़ायदा भी उठाया, लेकिन जातिवाद की जड़ें भारत में हज़ारों सालों से थीं, और तब भी कुछ आवाज़ें थीं जो इस सिस्टम के खिलाफ उठी। रविदास को चर्मकार होने की वजह से मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। सावित्रीबाई फूले को इसलिए पत्थर मारे गए क्योंकि वो दलित बच्चियों को पढ़ाती थी। तो जब त्रिवेदी जी कहते हैं कि जातिवाद अंग्रेजों की देन है, तो असल में वो इस इतिहास को मिटा रहे हैं जिसमें हमारे ही समाज ने अपने ही लोगों को इंसान मानने से इनकार कर दिया। जातिवाद अंग्रेजों की देन है, एक पॉलिटिकल स्केप रूट है, ताकि प्रिविलेज लोग गिल्ट से बच सकें और कह सकें हम नहीं, अंग्रेज जिम्मेदार हैं, और इसी बहाने रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन को भी इनवैलिड किया जा सके। और शायद इसी बराबरी की डर की वजह से रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आरक्षण को जातिवाद की जड़ बताने लगते हैं। हमारे यहाँ कभी जातिवाद नहीं था। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूं यदि इनके पास छाती है तो जात के आधार पर ये आरक्षण बंद कर दे, जातिवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। संविधान ने देश को दो टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। और बात को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य जी ये तक कह देते हैं कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। और ये सब वो एक इंटरव्यू में कह रहे होते हैं जब उनसे इटावा की घटना के बारे में पूछा जाता है। शंकराचार्य का ये कहना कि आरक्षण से पहले जातिवाद था ही नहीं, तो शायद वो आदि शंकराचार्य जो लगभग 1200 साल पहले हुए, उनका एक किस्सा भूल गए हैं, जब उन्होंने एक चंडाल को देखकर अपना रास्ता बदल लिया था, और जब उस चंडाल ने उन्हें अद्वैत का असलियत समझाया तो आदि शंकराचार्य ने अपने अहंकार को त्याग कर उनके चरणों में शीश झुका लिया। यानी असली ज्ञान जाति देखकर नहीं, आत्मा से होता है। लेकिन आज के संत जाति देखकर ज्ञान तय कर रहे हैं। ये लोग मनुस्मृति का गुणगान तो करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते उसी मनुस्मृति में शूद्रों को दास कहा गया, उन्हें वेद पढ़ने पर सजा दी गई और ब्राह्मणों को जन्म से श्रेष्ठ बताया गया। अब सोचिए, जब रविदास, कबीर, गुरु नानक, सावित्रीबाई फूले, अम्बेडकर
जातिवाद के खिलाफ अपनी जान लगा चुके थे, तो फिर ये कहना कि जातिवाद आरक्षण की देन है, इतिहास से मुंह फेरना नहीं है तो क्या है। सच तो यह है, इनका डर आरक्षण से नहीं बराबरी से है। ऐसे ही टावा की घटना का बागेश्वर बाबा ने विरोध तो किया, पर एक पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि जातियाँ रहनी चाहिए, बस जातियों के बीच की घृणा हटानी चाहिए। हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं, जात पात के अंदर जो घृणा है वो खत्म करनी। अब जरा सोचिए, अगर घृणा हटानी है तो क्या उस ढांचे को भी तोड़ना जरूरी नहीं जिसकी नींव ही ऊंच नीच पर टिकी है। यही बाबा और इन जैसे कई धर्मगुरु जब मंदिर मस्जिद का मामला उठता है तो चिल्लाते हैं, हिंदू बटो मत, तुम्हें जातियों में बांटकर तुम्हें बर्बाद करने की लंबी साजिश चल रही है हिंदुओं, इसलिए तुम जातियों में ना बटकर सब सनातनी एक हो जाओ। लेकिन जब कोई जातिवादी घटना होती है, जब किसी को मंदिर में जाने से रोका जाता है, जब किसी को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, तब ये समानता कहाँ चली जाती है? तब इनका कोई विरोध क्यों नहीं करता? इन तमाम रिलीजियस लीडर की हिपोक्रेसी वहाँ दिखती है जब दो अलग अलग जाति के लोग शादी करते हैं, तब ये इसे धर्म और शास्त्रों के विरुद्ध बताने लगते हैं। इंटरकास्ट मैरिज से उत्पन्न हुई संतान अपने माँ बाप को, अपने पितरों को जल नहीं दे पाएगी, तर्पण नहीं कर सके, उससे पितृ तृप्त नहीं होंगे। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही होगा। एक तरफ तो ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर कहते तो हैं सभी हिंदू एक हो जाओ, जात पात जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। जब कास्ट है ही नहीं तो इंटरकास्ट मैरिज का विरोध क्यों? असल में इंटरकास्ट मैरिज वो हथौड़ा है जो जातिवादी ढांचे की नींव पर पड़ता है। शायद इसीलिए इसे हजारों सालों पहले वर्ण संकर कहकर नकारा गया और आज इंटरकास्ट शादी कहकर। और दुख तो तब होता है जब ये घृणा सिर्फ जीते जी नहीं, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। कभी शव यात्रा रोक दी जाती है क्योंकि जाति नीची है, कभी शमशान में जलाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ ऊंची जाति वालों को जलाया जाता है। अब सोचिए, एक इंसान जिसे जीते जी इंसान नहीं समझा गया, मरने के बाद भी उसकी राख को जाति बांट देती है। अब भी अगर आप चुप हो तो समझ लेना ये चुप्पी आपकी नहीं, जातिवाद की सांस है।